तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसेस्टर ज़ू रेन वर्ल्ड से होते हुए वापस अपर रियलम में आ गए थे, जहाँ पे पहुंचकर एसेस्टर ज़ू ने न सिर्फ वो सी डेमोनिक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ एसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को भी बिल्कुल पहले की तरह ठीक कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जैसे सभी डिसेबल्स की नजर अपने एसेस्टर ज़ू के ऊपर पड़ती है तो वो सभी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और वो सभी खुश होते हुए कहते हैं एसेस्टर फाइनली आप वापस आ ही गए। वहीं उनमें से फेंग तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो भागकर एसेस्टर ज़ू के पास जाते हुए उनसे पूछता है, एसेस्टर आपने अभी अभी ये कौन सी टेक्निक यूज की थी? आपकी ये टेक्निक तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल की थी, जिसके सिर्फ एक अटैक से ही वो सी डेमोनिक मॉन्स्टर पूरी तरह से खत्म हो गई। प्लीज मुझे भी ये कमाल की टेक्निक सिखा दे, जिसके बाद मैं भी माउंटेन एंड सी रियलम से आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को अपने सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर दिया करूंगा। फेंग की ये बात सुनकर एसेस्टर ज़ू कोल्ड टोन में अपने डिसेबल से पूछते हैं, माउंटेन एंड सी रियलम के मॉन्स्टर्स, यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? जिस पे लीना एसेस्टर ज़ू को बताती है कि अचानक से इस वॉरी फ्री लैंड में माउंटेन एंड सी रियलम्स के मॉन्स्टर ने आना शुरू कर दिया है। और लीना की बात आगे बढ़ाते हुए रिनज़ू एसेस्टर ज़ू को बताती है, जब आप यहाँ से गए हुए थे तो उस बीच वो ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाइशी अचानक ही कहीं गायब हो गए थे, जिसका फायदा उठाकर माउंटेन एंड सी रियलम्स के काफी सारे क्लैन ने अचानक ही यहाँ पे आना शुरू कर दिया। और ज़ेंग बाइशी के जाने की वजह से वॉरी फ्री लैंड पूरी तरह से लीडरलेस हो गया है। और इसी बात का फायदा माउंटेन एंड सी रियलम्स के छोटे बड़े क्लैंस उठा रहे हैं। अब वो इस वॉरी फ्री लैंड में चारों तरफ फैल चुके हैं और वो सभी बस एक मौके की तलाश में है। जब भी उन्हें मौका मिला वो वॉरी फ्री लैंड को पूरी तरह से लूट लेंगे। और इसका सबसे पहला शिकार ये वो क्लैन ही हुआ है। उन सभी की ये सारी बातें सुनकर लियो जियान थोड़ा चौंकते हुए कहता है, मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही है कि वॉरी फ्री लैंड में इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और वॉरी फ्री लैंड के 12 हाल मास्टर्स को अभी तक इस बारे में पता नहीं चला। मुझे तो लगता है कि उन 12 हाल मास्टर्स में से कोई एक ये सब कर रहा है, लेकिन उनमें से कौन सा हाल मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया जो इतनी खतरनाक टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए छोटे छोटे सी मॉन्स्टर्स का यूज करके उन्हें बड़े बड़े और बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उसे इतनी ज्यादा खतरनाक और इविल टेक्निक मिली कहाँ से होगी? और अभी लियो जियान वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे बेल बजने लगती है। और बेल की आवाज सुनकर फेंग उस तरफ देखते हुए कहता है कि ये बेल कहाँ से बज रही है? और तभी वहाँ पे उस बेल के साथ साथ एक ओल्ड मैन की आवाज भी आने लगती है, जो बेल बजाने के साथ साथ कह रहा था, हमारे वू क्लैन के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, जो कि कभी भी हमारे वू क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अभी वो ओल्ड मैन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जो देखकर लियो जियान के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स भी भागकर उसी तरफ चले गए थे। और ये सब देखकर एसेस्टर ज़ू कोल्ड टोन में कहते हैं, तो ये वेल बेल पवेलियन है। और तभी वहाँ पे हमें उसी वेल बेल वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ओल्ड मास्टर लगातार अपने डिसेबल से लगातार वो वेल बेल बजवाते हुए कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द हाल मास्टर्स को इन्फॉर्म करना होगा कि माउंटेन एंड सी रियलम्स के लोग आ रहे हैं। पर अभी वो ओल्ड मास्टर ये सब कहते हुए अपने डिसेबल से बेल बजवा ही रहा था कि तभी कोई उस वेल स्पिरिट बेल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे गिरा देता है, जो कि सीधी उसी डिसेबल के ऊपर ही जाके गिरी थी। और अपने डिसेबल को इस तरह से मरते हुए देखकर वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे चलाते हुए गुस्से से कहता है, कौन है, किसने किया ये? और उस ओल्ड मास्टर के ऐसा कहते ही वहाँ पे शन ही क्लैन के कुछ लोग आते हुए कहते हैं, सॉरी ओल्ड मैन, पर हमारे सेक्ट मास्टर को इस बेल की साउंड से बहुत ज्यादा नफरत है। और ऊपर से तुम तो यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तुम तो लगातार इस बेल को बजाए जा रहे थे। आखिर तुम्हें इतना ज्यादा शोर मचाने की क्या जरूरत है? सभी लोग जानते हैं कि अब वॉरी फ्री लैंड पूरी तरह से हमारे कब्जे में आ चुका है और तुमने ये बेल पूरी 12 बार बजाई है, जिसका मतलब है कि तुम ये बेल 12 बार बजाकर अपने सभी हाल मास्टर्स को इस बारे में बताना चाहते थे। पर मैं तुम्हें बता दूं कि उस सबसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे हाल मास्टर्स का भी हम लोग वही अंजाम करेंगे जो कि अभी अभी हमने तुम्हारी बेल का किया है। और अब तो वो ओल्ड मैन ज़ेंग बाइशी भी मारा गया है, तो अब तुम लोगों को हमसे बचाने वाला कोई नहीं है। और ये कहकर उनमें से एक कल्टीवेटर ने अपनी पावर का यूज करते हुए उस ओल्ड मास्टर को अपनी पावर में जकड़ लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस कल्टीवेटर ने उस ओल्ड मैन को खत्म करने के लिए उसे पकड़ते हुए काफी तेजी से बेल की तरफ ले जाने लगता है, जिससे अगर वो ओल्ड मैन टकरा जाता तो वो वहीं पे मारा जाता। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटिंग गिरती है, जिसमें वही कल्टीवेटर जो ओल्ड मैन को मारना चाह रहा था उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये देखकर उसके दोनों साथियों को भी एक झटका लगता है, लेकिन अभी वो दोनों इस बारे में कुछ समझ पाते उससे पहले ही डोंगमी ने पीछे से अचानक आगे बढ़ते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसमें से एक कल्टीवेटर को तो डोंगमी ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक अटैक से ही खत्म कर दिया था। वहीं उसके साथ साथ वो दूसरा कल्टीवेटर भी उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरता है, लेकिन ये कल्टीवेटर उन दोनों से ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और तभी डोंगमी उसी शन ही क्लैन के कल्टीवेटर से कहता है, तुम शन ही क्लैन के लोग बहुत ज्यादा बदतमीज हो, जो तुम अपने बाप की उम्र वाले आदमी के साथ फाइट कर रहे थे। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, तो अब मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से तमीज सिखा दूंगा। चलो अब जल्दी से आकर हमारे टैलेंट सेट के एंसेस्टर को ग्रीट करो। ये सुनकर वो कल्टीवेटर भी उठकर हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ये तो मुझे समझ आ ही गई है कि तुम सभी टैलेंट सेट से हो, क्योंकि मैंने सुना है कि टैलेंट सेट के सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जिस पे बर्निंग करो उससे कहता है कि अगर तुम हमारे टैलेंट सेट के बारे में सब कुछ जानते ही हो तो फिर जल्दी से आकर तुम मेरे बॉस के सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट करो। हो सकता है मेरे बॉस को तुम्हारे ऊपर रहम आ जाए, वरना तो तुम पक्का यहाँ पे मरने ही वाले हो। बर्निंग करो की ये बात सुनकर वो कल्टीवेटर एक तंजील स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम मुझे अपने सामने झुकाना चाहते हो तो उससे पहले तुम लोगों को मेरे स्पेट को अपने सामने झुकाना होगा। और ये कहकर वो कल्टीवेटर अपनी स्पेस रिंग से एक स्टोन को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर डोंगमी सीरियस होते हुए कहता है, ये तो स्टोन लैंप है। और अभी डोंगमी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक वो स्टोन वहाँ पे बड़ा होना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते वहाँ पे उस मोस्टर ने एक अर्थ मोस्टर का रूप ले लिया था, जो देखकर बर्निंग करो के साथ साथ बाकी सभी भी चौंकते हुए कहते हैं, ये स्टोन लैंप तो अर्थ मोस्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया है। और अभी बर्निंग करो ये कह ही रहा था कि तभी वो अर्थ मोस्टर उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर डोंगमी ने भी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर अपनी टाई इन पाम टेक्निक का यूज करते हुए उस अर्थ मोस्टर के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन जैसे ही डोंगमी का ये अटैक उस अर्थ मोस्टर को लगता है तो वो अर्थ मोस्टर डोंगमी के अटैक की सारी पावर को ऑब्जर्व कर लेता है, और उसी के साथ उस मोस्टर ने डोंगमी को पीछे की तरफ भी धकेल दिया था। ये देखकर डोंगमी भी गुस्से से चौंकते हुए
हुए कहता है कि आखिर इसने मेरे सारे अटैक की पावर को ऑब्जर्व कैसे कर लिया। और ये कहते हुए डोंगमी ने अब की बार और भी ज्यादा पावरफुल अटैक उस मोस्टर के ऊपर कर दिया था, लेकिन इस बार भी सेम पहले की तरह ही होता है। उस मोस्टर ने यहाँ पे एक बार फिर से डोंगमी के अटैक की सारी पावर को ऑब्जर्व कर लिया था, जो देखकर अब की बार इंजुज भी हैरान होती हुई कहती है ये मोस्टर तो डोंगमी के अटैक की सारी पावर को ऑब्जर्व किए जा रहा है। और ये सब देखकर शनी क्लैन का वो कल्टीवेटर खुश होते हुए कहता है ये हमारे क्लैन का सबसे खास ट्रायर है जिसके अंदर बर्मा अर्थ की पावर है। वही डोंगमी तो वहाँ पे अभी भी लगातार अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस सात मोस्टर के ऊपर अटैक किए जा रहा था, लेकिन डोंगमी के किसी भी अटैक को उस मोस्टर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो मोस्टर डोंगमी के सारे अटैक्स की पावर को तो ऑब्जर्व किए जा रहा था, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ डोंगमी का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। और यहाँ पे डोंगमी के सभी अटैक्स को भी काट जाते हुए देखकर शनी क्लैन का वो कल्टीवेटर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मैंने तो सुना था कि टैलेंट सेट के डिसेबल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम तो मेरे साथ मोस्टर को भी नहीं हरा पा रहे। और ये कहकर वो वहाँ पे डोंगमी का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा था, जो देखकर बर्निंग करो को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो गुस्से से कहता है ये पर्सन तो बहुत ज्यादा घमंडी है। और तभी डोंगमी उस मोस्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो मोस्टर दोबारा खड़ा होकर डोंगमी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जिसे रोकने के लिए डोंगमी एक बार फिर से उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है। लेकिन सेम हर बार की तरह उस मोस्टर ने डोंगमी के इस अटैक की पावर को भी ऑब्जर्व कर लिया था। ये देखकर डोंगमी उसे दोबारा वहाँ पे पीछे की तरफ फेंकते हुए कहता है तो तुम्हें लोगों की पावर को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा पसंद है ना, अब मैं देखता हूँ तुम मेरी पावर को कितना ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये कहकर डोंगमी ने वहाँ पे उस मोस्टर के दोनों हाथ पकड़ते हुए उसके अंदर अपनी पैर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर दी थी, जो देखकर वो कल्टीवेटर भी चौंकते हुए कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन डोंगमी यहाँ पे भी नहीं रुकता, वो अभी भी लगातार अपनी पावर उस मोस्टर के अंदर डाले जा रहा था, जिसकी वजह से अब उस मोस्टर की बॉडी के अंदर धीरे धीरे क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, जो देखकर बर्निंग करो और इंजुई दोनों खुश होते हुए कहते हैं फाइनली ये टूट रहा है। वहीं वो कल्टीवेटर भी डोंगमी की स्पिरिचुअल पावर को देखकर उससे इंप्रेस होते हुए कहता है कितनी ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि मेरी बर्मा अर्थ एनर्जी को भी तोड़ रही है। और तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट के साथ ही वो मोस्टर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके बारे में अभी वो कल्टीवेटर को सोच पाता उससे पहले ही अचानक ही डोंगमी ने आगे बढ़ते हुए जाकर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार दी थी। और डोंगमी की ये किक कितनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो कल्टीवेटर पूरे 10 बार टकराते हुए नीचे आ गिरता है। और यहाँ पे अब उस कल्टीवेटर की हालत भी थोड़ी खराब हो चुकी थी, लेकिन वो अपना पूरा दम लगाकर दोबारा उठते हुए डोंगमी से कहता है तुम्हारे जैसा पावरफुल ओल्ड मैन मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, पर अभी तक मैंने अपनी हार नहीं मानी। और ये कहकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करके उन स्टोन लैंप्स की पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके बाद उस कल्टीवेटर ने यहाँ पे उस स्टोन लैंप की पावर का यूज करते हुए उसमें अपनी फोर्स को मिलाकर डोंगमी को जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था उसके अंदर ट्रैप कर देता है। और उस कल्टीवेटर के इस अटैक को देखकर एसेस्टाजू भी यहाँ पे उसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, जिस तरह उसने अपने अटैक की फोर्स को उन स्टोन लैंप्स के साथ मर्ज किया था। ये वाकई काफी कमाल की टेक्निक थी। और ये सोचकर एसेस्टाजू अपने मन में कहते हैं जब से मैं अपर रियलम में आया हूँ तो तब से मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही है। वही डोंगमी उस शील्ड से बाहर आने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था, जो देखकर वो कल्टीवेटर उसे कहता है कि तुम चाहे यहाँ पे जो मर्जी कर लो, पर तुम मेरी स्ट्रैप शील्ड को तोड़ते हुए कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि मैंने बर्मा अर्थ पावर के साथ अपनी हेवनली पावर को मर्ज करते हुए इस ट्रैप शील्ड को बनाया है, जो कि किसी खतरनाक जेल से कम नहीं है। इवन अगर नाइट लेवल का इमोर्टल कल्टीवेटर भी यहाँ पे पूरा दम लगा ले तो वो भी मेरी स्ट्रैप शील्ड से बाहर नहीं आ पाएगा। जिसपे डोंगमी गुस्से से चलाते हुए उससे कहते तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से ट्रैप कर लोगे। और ये कहकर डोंगमी वहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज करते हुए नीचे जमीन पे अपना पाँव मारता है। और डोंगमी के इस अटैक में इतनी ज्यादा फोर्स थी कि वो पूरा हाल ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी डोंगमी अभी भी उसी शील्ड के अंदर ही ट्रैप था, जो देखकर वो कल्टीवेटर भी बाहर आकर एक बार फिर से डोंगमी का मजाक उड़ाते हुए कहता है ओल्ड मैन मुझे लगता है तुम्हारी हड्डियों को जंग लग गया है, इसलिए मेरी इस जेल से बाहर निकलने के लिए खुद को और ज्यादा तकलीफ ना दो। तुमने खामखा इस इतनी प्यारी जगह को बर्बाद कर दिया, पर अगर तुम इस पूरे वोरी फ्री लैंड को डिस्ट्रॉय कर दो तो फिर भी तुम मेरी स्ट्रैप शील्ड से बाहर नहीं आ पाओगे। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर लियोजियन वहाँ पे अपना थंडर ऑरा रिलीज करते हुए कहता है अब मैं तुम लोगों को ये शो देखते देखते थक चुका हूँ। और ये क्या लियोजियन वहाँ पे अपनी थंडर लाइटिंग से उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो कल्टीवेटर बहुत ही तेजी से मूव करता हुआ किसी तरह से बच गया था, जो देखकर लियोजियन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले, इसका मतलब है तुम्हारे अपने अंदर कोई पावर नहीं है, तुम बस अपने इसी बर्मा अर्थ पावर के ऊपर रिलाई कर रहे हो। और ये कहकर लियोजियन यहाँ पे डोंगमी के मजे लेते हुए उसे कहता है डिसेबल क्या तुम्हें अपने इस मास्टर की मदद की जरूरत है? अगर तुम चाहो तो मैं बस एक ही झटके में तुम्हें शील्ड से बाहर निकाल सकता हूँ, पर उसके बाद फिर तुम्हें मुझे अपना मास्टर बुलाना होगा। जिसपे डोंगमी गुस्से से लियोजियन से कहता नहीं मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इसकी इस घटिया शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहकर डोंगमी दोबारा उस शील्ड के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही एसेस्टाजू वहाँ पे सिर्फ कोल्ड टोन में इतना ही कहते हैं डिस्ट्रॉय। और एसेस्टाजू के ऐसा कहते ही उनके हाथ से एक एनर्जी निकलकर सीधी उस शील्ड के साथ जा टकराती है। और वो डिवाइन एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने उस शील्ड के पास खड़े हुए कल्टीवेटर को भी खत्म करके उसकी पावर को भी ऑब्जर्व कर लिया था। और उस कल्टीवेटर के साथ साथ उस शील्ड के अंदर मौजूद बर्मा अर्थ एनर्जी को भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था, जिसके बाद एसेस्टाजू की वो डिवाइन एनर्जी वहाँ पे उन दोनों एनर्जीज को रिफाइन करने लगी थी, जो देखकर बर्निंग करो शौक के मारे हैरान होते हुए कहता है बॉस आप तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं, आप डायरेक्टली बर्मा अर्थ एनर्जी को रिफाइन कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ तो हमारी कल्टीवेटर्स तक भी नहीं कर पाते। और तभी वो एनर्जी रिफाइन होते हुए सीधी डोंगमी के दोनों हाथों के अंदर चली गई थी, जो देखकर तो डोंगमी यहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। जो देखकर एसेस्टाजू उससे कहते हैं ये बर्मा अर्थ एनर्जी किसी भी चीज का रूप ले सकती है, और उसी के साथ साथ ये किसी भी चीज को शेप देते हुए उसकी एक्सटर्नल फोर्स को भी बढ़ा सकती है, इसलिए ये क्लोज कॉम्बैट में तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी, क्योंकि तुम हैंड टू हैंड फाइट ज्यादा करते हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। एसेस्टाजू की ये बात सुनकर डोंगमी यहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो वहाँ से भागते हुए एसेस्टाजू के सामने आके झुक गया था। और वो एसेस्टाजू के सामने झुक कर रोते हुए कहता है एसेस्टर
आप वाकई बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और ये कहकर डोंगमी वहाँ पे और भी जोर जोर से रोने लगा था, जो देखकर एसेस्टा जू कोल्ड टोन में उसे कहते हैं कि रोना बंद करो, ऐसे रोते हुए तुम बहुत ज्यादा भद्दे लग रहे हो। और एसेस्टा जू की ये बात सुनकर उनके सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगे थे। उसके बाद हमें वोरी फ्रीलैंड मेंशन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी हॉल मास्टर्स के दरमियान माउंटेन्स एंड सी रियल्म्स के लोगों को लेकर मीटिंग चल रही थी। और तभी वहाँ पे एक डिसेबल भागते हुए आकर हॉल मास्टर लीडर को न्यूज देते हुए कहता है, हॉल मास्टर 17 पवेलियन हाउस डिस्ट्रॉय हो गया है। ये सुनकर वहाँ पे बैठे हुए सभी हॉल मास्टर्स को एक झटका लगता है और उनमें से एक हॉल मास्टर चलाते हुए गुस्से से कहता है, क्या 17 पवेलियन हाउस भी डिस्ट्रॉय हो गया? और तभी वहाँ पे एक और डिसेबल भागते हुए आकर बताता है, मेडिसन लिंग रोंग को भी उन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी हॉल मास्टर्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और अब उन सभी को यहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि अब तो वो यूक्रेन भी नहीं बचा होगा। और ये सब सोचते हुए लीडर हॉल मास्टर भी बहुत ज्यादा सैड हो गया था। और तभी वहाँ पे एक और डिसेबल आकर उन्हें बताता है कि स्पिरिट वेल बेल पवेलियन हाउस को कुछ भी नहीं हुआ, वो यूक्रेन के साथ साथ उसे भी बचा लिया गया है। ये सुनकर हॉल मास्टर लीडर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुश होते हुए कहता है, नाइस नाइस, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है वो यूक्रेन में अभी भी ऐसे पावरफुल पर्सन मौजूद है जो कि अपने क्लैन को बचाने का दम रखते हैं। और अगर हमारे पास ऐसे पावरफुल और केपेबल लोग मौजूद हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें उन लोगों से डरने की कोई भी जरूरत है। जिसपे वो डिसेबल डरते हुए हॉल मास्टर को बताता है कि उन्हें वो यूक्रेन के लोगों ने नहीं बचाया, बल्कि उन्हें तो टैलेंट सेट के लोगों ने बचाया है। ये सुनकर वहाँ पे बैठे हुए सभी हॉल मास्टर्स को एक बार फिर से झटका लगता है और उनमें से एक हॉल मास्टर खड़ा होकर शौक होते हुए कहता है, पर उन लोगों ने वो यूक्रेन की मदद क्यों की? इस पे उसके पास बैठा हुआ एक दूसरा हॉल मास्टर कहता है, टैलेंट सेट के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और वो लोग पूरे वोरी फ्री लैंड को अपनी टेरिटरी मानते हैं। और ये कहकर वो हॉल मास्टर लीडर हॉल मास्टर से कहता है, लीडर क्यों ना हम लोग इस सारी सिचुएशन को टैलेंट सेट के ही हवाले कर दें। जिस पे हॉल मास्टर टैंक गुस्से से खड़ा होते हुए कहते हैं, नहीं, हम लोग ऐसे ही पैलेस मास्टर की पोजीशन किसी और को नहीं दे सकते। अगर वो लोग भी उसी ओल्ड मैन की तरह चोर निकले तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हमें बचाने के लिए कौन आएगा? हमारा वोरी फ्री लैंड एक बार फिर से लीडरलेस हो जाएगा और शनी क्लैन के लोग इस लूप होल का फायदा उठाते हुए वोरी फ्री लैंड को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। जिस पे हॉल लीडर उसके पास आते हुए कहते हैं, हॉल मास्टर चैंग प्लीज सब शांत हो जाइए। आपने देखा ही होगा कि शनी क्लैन ने पूरी तरह से वो क्लैन के ऊपर कब्जा कर लिया था, लेकिन टैलेंट सेट ने उसके बावजूद भी उन्हें बचा लिया। इसलिए हमें सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि सब तरफ से सोचना चाहिए। और ये कहकर वो लीडर हॉल मास्टर अपने सभी हॉल मास्टर से कहता है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग मेरे फैसले से सहमत होंगे। और ये कहकर वो लीडर मास्टर अपने उसी डिसेबल से कहता है कि टैलेंट सेट के लोगों को यहाँ पे इनवाइट करो। और अभी वो हॉल लीडर ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे पीछे से रेंजर की आवाज आती है, जो हॉल लीडर से कहती है कि आपको हमें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टैलेंट सेट यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। और जैसे वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की नजर सामने जाती है तो वहाँ पे एसेस्टा जू और उसके सभी डिसेबल्स को देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा शौक हो गए थे, क्योंकि किसी ने भी उनके यहाँ होने की उम्मीद नहीं की थी। और एसेस्टा जू भी यहाँ पे कोल लोग से उन सभी को देखने लगते हैं। और इसी सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहाँ पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाएं।